There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. Now, I know you guys right now just care about the Delhi election results. अब तक क्लियर हो गया होगा कि दिल्ली में आप आएगी या बीजेपी आएगी. केजरीवाल will be CM or if फलाना ढिमकाना from the BJP will become the next Delhi CM. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? We are recording this show on a Thursday, so unfortunately we can't get you all the excitement or all the Rona Dhona, depending on who wins. But we have something more exciting for you. आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है. आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं. आस्था की डुबकी लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे के एक और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मां गंगा का, सनातन संस्कृति का और खासकर आस्था की डुबकी का एक गजब का मेल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है. आस्था की डुबकी लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे के एक और कार्यक्रम में. रिलैक्स रूबिका, वी गॉट इट. आम आदमी गंगा में डुबकी लगाता है, लेकिन पीएम सिर्फ आस्था की डुबकी या पवित्र डुबकी लगाते हैं. क्यों लगाते हैं वो भी सुन लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि उनका जो सबसे बड़ा लक्ष्य और सपना है 2047 तक देश को विकसित कर देने का, उस लक्ष्य के लिए आपको आशीर्वाद की भी सबसे बड़ी जरूरत होती है. 2047 तक भारत को विकसित करने के लिए पीएम को आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी. इतना भगवान भरोसे है पीएम का डेवलपमेंट प्लान. उस लक्ष्य को साध लेने के लिए आपको एक शक्ति की भी अलग से जरूरत पड़ती है. अलग से शक्ति की भी जरूरत पड़ती है. सेम शक्ति दैट रूबिका हैज टू सक अप टू पार अनएंडिंगली 24/7. जब माँ गंगा का आचमन करते हैं तो एनीवेज एक पॉजिटिविटी जो है आपके अंदर वो संचार करने लगती है. तो पीएम डुबकी लगा रहे हैं ताकि उनको एनर्जी आए भारत को 2047 तक विकसित करने के लिए. और फिर 22 साल में यानी कि 22 इयर्स में देश विकसित हो जाएगा. पीएम तब 96 इयर्स के हो जाएंगे और रूबिका तब भी थकेगी नहीं. आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पीएम की आस्था की डुबकी के बहाने एक्चुअली चैनल्स हमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस वीवीआईपी डुबकी में आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं दी. Everyone was safe, everyone was happy, no one was hurt during this VVIP डुबकी. जिस वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर डर था, इरिटेशन था, शिकायत थी, वो सब की सब बहुत हद तक दूर कर ली गई है. महाकुंभ आकर पीएम मोदी ने संदेश भी दे दिया कि वीआईपी व्यवस्था की वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी. प्रधानमंत्री मोदी का स्नान और पूजा का पूरा कार्यक्रम इस तरह से बनाया गया जिससे महाकुंभ में स्नान करने आए बाकी के श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो. जो वीवीआईपी कल्चर पर प्रतिष्ठ बार बार सवाल खड़े किए जाते रहे कि वीवीआईपी कल्चर से लोगों को परेशानी होती है, दिक्कत होती है. यहाँ पर देखिए एक भी बैरिकेड नहीं लगाया गया आम लोगों के लिए. It's been more than a week since the stampede took place in Kumbh. Now remember, after the stampede, the VVIP bandobast came under heavy criticism by Instagrammers. न्यूज़ चैनल्स में आपको कुछ नहीं दिखा होगा, लेकिन इंस्टा में रील पे रील बना रहे थे लोग ये बताने के लिए कि कुंभ में बंदोबस्त कितना चौपट है. आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, सब वीआईपीज़ के लिए रखा है. इनकी वजह से सारी व्यवस्था खराब है और जो अंसा आ रहे हैं इसकी वजह से खराब है. इतना लोग परेशान है कुंभ के नाम पर एडवर्टाइजमेंट मोदी का, और इतना खराब व्यवस्था है. कोई ना आए कुंभ नहाने. वीआईपी लोगों के लिए सब व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है, लेकिन छोटे लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है. बेचारे रोडों पे उनको बैठना पड़ रहा है, टेंट में जगह नहीं मिल रही. वीआईपी लोगों के लिए कोई कमी नहीं है, हर चीज की सुविधा है, लेकिन छोटे लोग इतने परेशान. नीचे भी कुचल रहे हैं ना, तो छोटे लोग ही कुचल रहे. बड़े लोग शान से गाड़ी में जाते हैं, आराम से जाते हैं, लेकिन छोटे लोग बहुत ज्यादा परेशान है. 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए. 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं. और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है. थोड़े आगे जाइए भाई. वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं हैं क्या? Since people were complaining about VIPs, channels now want to show you what a considerate VIP Modi ji is. चलो, thank God for small mercies. पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? Ideally, in less than a week of a tragedy, news channels shouldn't quickly jump to celebrating PM ki dubki like it's some Athwa Ajuba. But they were.
And meanwhile, those who had questions were being maligned as what else but the anti-Kumbh gang. There is an ecosystem. It hates everything to do with Hinduism. It hates Hinduism. It has an eradicate Hinduism campaign. It calls Hinduism names. जिस सोशल मीडिया पर महाकुंभ के दिव्य और भव्य रूप की चर्चा हो रही थी, उसी सोशल मीडिया पर भगदड़ के बाद महाकुंभ के खिलाफ एक दुष्प्रचार शुरू हो गया। चारों तरफ महाकुंभ को लेकर नकारात्मक माहौल बना दिया गया। इतना नकारात्मक माहौल बना दिया यार, कुछ ही लोग तो मरे थे। Where is your positivity? Navika, on the other hand, was like, राहुल गांधी और अखिलेश में कोऑर्डिनेशन मिसिंग लग रहा है। महाकुंभ हादसा, उस पर राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं कहा। राहुल ने एक शब्द नहीं बोला। नविका, तुम कब बोलोगी एक शब्द? अखिलेश का एजेंडा कुंभ है, लेकिन क्या संसद में राहुल को फिक्र नहीं? This is the state of television news today. Instead of questioning the Yogi government on the Kumbh fiasco, Navika is wondering, why is Rahul not making it an issue? At least she goes a step further and says, why is Akhilesh making it an issue and not Rahul Gandhi? Issues की कमी तो असली किसको है, ये विनोद के साथ साथ पूरा भारत देख रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने मुख्यमंत्री कार्यालय के अपने कमरे में रात 3 बजे से ही अमृत स्नान की लाइव फीड पर नजर रखे हुए थे। जब करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत अमृत स्नान कर रहे थे, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरी व्यवस्था पर नजर रखे हुए। अमृत स्नान की व्यवस्था पर निगरानी के लिए सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास में ही वॉर रूम बनवाया हुआ था। सीएम योगी अमृत स्नान की व्यवस्थाओं की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे सुबह 3 बजे से। पहले तो how is this a war room? It's just a room with a TV with 3 people sitting there and Yogi ji watching the TV. ये सज्जन तो बेचारे टीवी भी नहीं देख रहे हैं। It's not even been a week and channels are busy distracting us with Yogi's chamatkari war room. Meanwhile, no one, not one of these channels with the money, resources and yes, even talent. I don't mean her, yaar. I mean real reporters from the channel on the ground. Not one of these channels told us what the Yogi government has been trying to hide. हाँ, हम बुरे पत्रकार हैं। Our reporter Basant Kumar has been on the ground investigating the stampede and everything that has happened since. And this is what he found. The Uttar Pradesh government has officially claimed that 30 people have died during the stampede at the Mahakumbh in Prayagraj. Our investigation found that the number of dead is closer to 79 people, not 30. Yes, 79 people died in that stampede, not 30 people. Basant Kumar met a top official who showed him a list which had 69 names. All these people had died on 29 January and they had been brought dead from the Kumbh. In this 69 dead, most were women and most people were from Uttar Pradesh. We also found that the post-mortem was not conducted on a single of these 69 bodies at the medical college that handed over the bodies to the relatives. Basant met people on the ground who had lost their loved ones in the stampede. Here's what some of them had to say. Man Singh said one of his cousins, Kamta Prasad, fell. He died around 4 a.m. and his body was taken in an ambulance to Sector 20 police station. The next day, we took it to a hospital in our own car for post-mortem and then brought it back in our own car, Man Singh said. We had asked for an ambulance, but the police said there wasn't one. Since the post-mortem report wasn't in yet, Man Singh said he applied for a Panchanama to find out the cause of death. He also told News Laundry that officials at Sector 20 police station made him write and sign a letter saying Kamta Prasad suddenly fell ill and died in Kumbh. Man Singh said he complied. You can read the full report on newslaundry.com and you can also read this report in Hindi on News Laundry Hindi. Please read it and please circulate this on your WhatsApp groups. हमारी रिपोर्ट पहली और अकेली ऐसी रिपोर्ट है जो ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस भयानक स्टैम्पीड में आखिर कितने लोगों की जान गई। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि हादसे तो हर जगह होते हैं। स्टैम्पीड्स, डेथ्स, दे डू हैपन एवरीवेयर। लेकिन जब होते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है सच बताना। मरने वालों की इज्जत तब होगी जब जो जिम्मेदार हैं वो माने कि हाँ हमसे गलती हुई।
ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, या दिस इज नॉट एन इशू ऑन विच वी नीड टू डू पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। ये सिर्फ इसलिए है ताकि सरकार जब पब्लिक का पैसा खर्च करे तो पब्लिक के सामने जवाबदेह भी हो। योगी आदित्यनाथ ने अपनी जेब से कुंभ नहीं कराया, ये कोई प्राइवेट पार्टी नहीं है या कोई प्राइवेट इवेंट नहीं है। द 7,000 crore rupees spent on कुंभ इज टैक्स पेयर्स मनी। 7,000 करोड़ रुपए जो कुंभ की तैयारी में लगे वो आपका टैक्स का पैसा था। जो लोग स्टैम्पीड में मरे वो भी टैक्स देते हैं, उनके पैसों से भी ये कुंभ बना था। तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि बताएं कितने लोग मरे थे, ट्रांसपेरेंसी रखें और हमें ये भी बताएं कि ऐसा ना हो आगे, उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। बस टीवी पे पीआर चलाने से काम नहीं चलेगा। द योगी गवर्नमेंट ओज ट्रांसपेरेंसी टू द पीपल एट द वेरी लीस्ट। ऐसे में मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार से सवाल पूछने की, और अगर जवाब ना मिले तो इन्वेस्टिगेशंस करने की। We were able to do this investigation because we are funded by subscribers. So, it's our duty to bring you actual facts because you have paid to keep us alive. Do read this News Laundry report, and need I remind you again, please share this on your WhatsApp groups. This is the first report in any media organization that has explained how the death toll may very well be above 30 people. ये तो थी हमारी इंडिपेंडेंट न्यूज वालों की न्यूज। Meanwhile, if news relies on government advertisements to survive, then this is what you get. जब नागा साधु संगम तट पर थे तो योगी आदित्यनाथ जाग रहे थे। बताया गया रात का 3 बज रहा था, योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में थे और ये सारी तस्वीरें देख रहे थे। अच्छा, वेट, पॉज फ्रेम। रात के 3 बजे योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में थे, लेकिन यार ये इमेजेस तो दिन की हैं। सोहेल, रात के 3 बजे की इमेजेस लानी थी ना यार, अगर योगी जी के रात के 3 बजे से नजर बनाए हुए रखने की खबर चलानी थी तो। योगी आदित्यनाथ ने खुद नजर बनाई हुई थी, क्योंकि जो गलती हो चुकी थी वो दोबारा ना हो, इसकी पूरी कोशिश की योगी ने। थैंक गॉड, एटलीस्ट बोल तो दिया कि गलती हुई। गलती से ही सही, एटलीस्ट एडमिट तो किया कि गलती हुई। वैसे दिस 3 o'clock thing seems to have been a WhatsApp message because everyone got it. तड़के 3 बजे सुबह से वो अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे। रात 3 बजे से ही अमृत स्नान की लाइव फीड पर नजर रखे हुए थे। सुबह 3 बजे से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में डटे थे। रात भर योगी नहीं सोए और सुबह 3 बजे से खुद वॉर रूम में डटे रहे। सीएम योगी was in the war room since 3 AM, keeping his eye. रात के 3 बजे की योगी की नजर से अगर जी भर गया हो तो वापस चलो पीएम की डुबकी देखते हैं। He has spoken about spirituality. He has written about spirituality. It's about marrying heritage and spiritual connect. The biggest message certainly cannot be missed of spirituality, cultural heritage, and also development projects. Prime Minister Modi has often spoken about spirituality. He has spoken about cultural heritage. Spirituality, heritage, culture. Just remix these phrases and words and keep talking. This is in line with Prime Minister Modi's commitment to promote and preserve India's spiritual and cultural heritage. One thing that cannot be missed is also the spiritual significance of this day. So this is the world's largest spiritual and cultural gathering. Prime Minister Modi is in Prayag. Spirituality, heritage, let's make it a little different. Add a dash of foreign policy also. In the living being, has actually ensured that cultural image, growing capabilities and foreign policy can all marry each other and live in continuous peace. How about we add some anarchy to this? Something that we are seeing repeatedly, where the Prime Minister has said, for India, modernity is its body, spirituality is its soul. If spirituality is removed from modernity, anarchy is born. Some aspirations, modernity. Great civilizations can live only if they hold on to their spiritual connect while continuing to aspire for modernity. That spiritual connect that we keep talking about, it cannot be missed. क्या मिल गया पीएम की एक डुबकी में? Really, we couldn't have missed it, Maria, since you reminded us 100 times. Meanwhile, आज तक was like पीएम की डुबकी को थोड़ा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं? रूबिका के पास आस्था की डुबकी थी, मारिया के पास स्पिरिचुअल हेरिटेज कनेक्ट है। आज तक सबसे तेज डिसाइडेड टू टेल देयर व्यूअर्स द बेस्ट वे टू टेक अ डुबकी। डुबकी लगाने का जो अच्छा तरीका है वो ये है कि अपने सांसों को भर लिया जाए और जैसे ही आप अंदर जाते हैं नदी में वहां से सांस छोड़ी जाए। चुल्लू भर पानी में जर्नलिज्म की डुबकी।
बहुत अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ कैमरे के लिए परफेक्ट होती है। तो जो लोग सेल्फी के साथ अपनी तस्वीरें यादगार रखना चाहते हैं कुंभ स्नान की, तो वो नाक कान को हाथ लगाए बिना ऐसे वो कर सकते हैं। थैंक यू आज तक। प्रधानमंत्री जी ने भी वही तरीका अपनाया है और वो बिना किसी भी चेहरे को हाथ लगाए हुए वो डुबकी लगा रहे हैं और डुबकी लगाकर वो बाहर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी वही तरीका अपनाया है। Thank God you told us that. Otherwise, I'm sure the entire nation was wondering कि प्रधानमंत्री कौन से तरीके से डुबकी लगाए हैं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। If the news you consume is so dependent on government advertisements, all you get is how PM maros dubkis in the name of news. You don't get questioned if one of your Lok Sabha MPs say that Kumbh tragedy is not that big a deal. You only get dubki lagane ki techniques and war room ke visuals. Now, in other news this week, the budget session started with some relief for the bichari middle class. Anyone who earns less than 12 lakh per year will not have to pay income tax under the new tax regime. That was not the only big thing that happened in the budget session. Leader of opposition Rahul Gandhi addressed the parliament. Rahul Gandhi's speech was a departure from his usual चौकीदार चोर हैं, ये अदानी लूट रहे हैं हमको spiel. Rahul seemed to want to strike a conciliatory note with the government. The main point of his speech was how China was beating us in manufacturing and organizing of production, and that we need to now focus on these aspects if we want growth. He admitted that Modi government tried with the Make in India project and that was the right move. He also said that even the UPA had failed in addressing unemployment. Rahul's speech was about AI, unemployment, the big questions before India. The second half of the speech was more of the same, more political. EC compromised hai, constitution khatre mein hai, voting mein jhol hai. The Prime Minister proposed the Make in India program. I think a good idea. Uber organizes consumption. Reliance organizes consumption. Adani organizes consumption. But we have as a country failed in organizing production. Whether you're thinking of economy, weapons, production, healthcare, India should participate in this revolution. India should become the master of the electric motor, master of the battery, master of optics, and master of AI applied on top of that production system. Overall, his speech was different from most of Rahul's parliament interventions. He tried to present India bloc's alternative vision when it comes to economic questions facing India. You can disagree with them, you can agree with them, and sure, we sure as hell need to debate them as a nation. Come on, that's no fun. Let's just sing some nursery rhymes about it. Bofors whose time, Congress time, 2G, 3G whose time, Congress time, CWG whose time, Congress time, Adarsh scam whose time, Congress time, Devas ISRO scam whose time, Congress time, Jeep scandal whose time, Congress time. Arnab, can you try journalism just one time? I don't say this lightly, but there's something special that happens to Arnab every time he starts talking about Rahul Gandhi. खैर, राहुल की स्पीच के बाद आई मोदी जी की स्पीच. Modi ji in his 1 hour 36 minute speech spoke about BJP के development projects, infrastructure schemes, how BJP देश की एकता में believe करती है and of course इस बजट में कैसे लोगों को income tax से relief मिली है. He attacked the entire Congress party on not caring for the poor, not giving representation to the SC/ST community and परिवारवाद. राहुल गांधी को गरीबों के साथ फोटो शूट करने की आदत है. मीनवाइल केजरीवाल जी को भी अटैक मिला शीश महल पर. कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर. दिल्ली में आपको कई स्थान ऐसे मिलेंगे जहां कुछ परिवारों ने अपने म्यूजियम बना करके रखे हुए हैं. जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है. जिन लोगों का आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई. ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया. जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर
अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। बिना ऑपोजिशन के नाम लिए ऑपोजिशन को अटैक कर दिया। Guess who was super impressed? The Prime Minister delivered a 90-minute masterclass, viewers, in taking out his opponents using only the power of innuendo. And some people are calling this a 90-minute exposition in using innuendo and facts, most importantly facts, to expose the opposition as a charlatan. Some people are calling it a 90-minute exposition and using innuendo and fact to expose the opposition as a charlatan. Just say that you are saying this, yaar, RSS. लोगों का क्यों सहारा ले रहे हो? We know you wrote these lines and by now we know you use big English words to make up for your idiotic analysis. Or as you would say, by this hour we know full well that all thou dost offer thy viewers be lofty words in place of sound analysis. इंग्लिश से हिंदी पे चलते हैं। चापलूसी भी करनी है तो थोड़ा पब्लिक कनेक्ट होना चाहिए। आरएसएस यूज रेफरेंसेस दैट पीपल विल अंडरस्टैंड, लाइक सुधीर। जिस तरह अभिषेक शर्मा ने अपनी 93 मिनट की पारी से इंग्लैंड को चारों खाने चित्त कर दिया, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 96 मिनट की इस पारी में, यानी 96 मिनट के इस भाषण में धुआंधार बैटिंग की, जबरदस्त चौके और छक्के मारे और विपक्ष की सारी रणनीति को आज उन्होंने फेल कर दिया। तो आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी का था, आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी के शॉट्स का था और राजनीति के इस मैदान पर आज उन्होंने एक जबरदस्त पारी खेली है। And what nursery rhymes did Arnab sing this time? Narendra Modi is looking extremely confident, straightforward, and he knows there's a big visit to America coming up. He's working to a strategy. Economy is looking good, middle class is happy, vote banks are happy, governance is happy, foreign investors are happy, stock markets are happy. Everyone's happy for a moment and he has a strategy for the next 4 years. Arnab, you could have just done this. Instead of assessing the Prime Minister's speech for its merits and demerits and the leader of opposition's speech for its merits and its demerits, all we get is hi Rahul, वाह मोदी जी वाह। अब तो मैं भी बोर हो गई हूँ। Now, as we record this show, channels में काफी excitement चल रही होगी about Delhi election and it sure has been a very exciting election. एक तरफ थे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, सौरभ, संजय सिंह, दूसरी तरफ थे साक्षात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। साथियों, जब से मैंने आपदा का कच्चा चिट्ठा खोला है, तब से आपदा वाले तिल मिलाए हुए हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर हैं, ये पूरी की पूरी कैबिनेट उतर गई थी कैंपेन करने। मुझे देश के बाहर जाकर शर्म आती कहने में कि भारत के राजधानी में घर नहीं मिलता, भारत के राजधानी में गैस सिलेंडर नहीं मिलता, भारत के राजधानी में जल जीवन मिशन पाइप पानी नहीं मिलता। You are ashamed of Delhi when you go abroad? Go to Pakistan, Jaishankar. Didn't you get the memo? 2014 के बाद we are not allowed to be ashamed of anything or criticize anyone. It's Amrit Kal. Anyway, the point is that AAP was not just against the local BJP unit in Delhi, but they were fighting this election against the center's Modi Sarkar. In fact, पिछले 5 सालों से हमें दिल्ली में सेंटर वर्सेस स्टेट ही दिख रहा है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? Now, governing Delhi has always been quite complicated. The Government of National Capital Territory of Delhi Act in 1991 gave Delhi a legislative assembly. मतलब दिल्ली के पास एक सरकार तो है, but the police, land and public order issues come under the center. 2021 में इस एक्ट में एक amendment आया. The amendment redefined government to effectively mean the lieutenant governor, making the LG more powerful over elected officials. It required the Delhi government to seek LG's opinion before taking any executive actions. Any work by the Delhi government needs approval from the bureaucracy, which now is controlled by the LG. And that is the central challenge for AAP this election. Many in Delhi feel कि यार जब असली सरकार ये है ही नहीं तो असली सरकार को ही वोट दे देते हैं।
लोगों को शायद ये फर्क नहीं पड़ता कि भाई एलजी आपकी लड़ाई क्यों हो रही है, कौन ठीक है, कब से चल रही है। लोगों को ये फर्क पड़ता है कि काम नहीं हो रहा है। दिल्ली में सड़कें बदहाल हैं, जबकि अब एमसीडी में भी आप है। पॉटहोल्स हैं, नालियां हैं, बहे जा रही हैं, कूड़ा है, पोल्यूशन है, पानी तो बहुत गंदा है। अगर केजरीवाल के पास पावर नहीं है ये सब ठीक करने की, तो बेटर है उसी को वोट कर दो जिसके पास असली पावर है चीजें सॉल्व करने की। If this sentiment wins, then the BJP will win. Key piece to this puzzle are the women voters who have strongly backed AAP. Women manage the household everywhere, and AAP's schemes of free bus rides, electricity and water has maybe impacted them the most. If they decided to vote en masse, and if the Jhuggi voters decide to stay with AAP, then they just may be third time lucky. Whatever the results, we'll get you all the action next week. Until then, stay mad, that's the only way. News Laundry celebrated its 13th birthday this week. Yes, we are 13 years old और अब हमारा teenage rebel phase शुरू होने वाले हैं। 13 years of no ads at all. 13 years of public interest journalism. And what better way to remind you how we are committed to public interest than remind you again about this report from Kumbh Fiber Sangh. We were the only media organization that has been able to put some figure, that has been able to urge for transparency when it comes to death toll in the Kumbh Stampede. Do read this and remember we were able to do this because we don't take any advertisements from anyone. Our commitment, whether it's Delhi elections, the issues people face in Delhi, our commitment through this election cycle has been to report on your issues, what your problems are, how the incumbent has failed you, and what you expect from the next government. Our commitment with the Kumbh story also is to urge for transparency and force the powerful to be accountable. If you believe in the journalism we do, don't forget to subscribe to News Laundry. बर्थडे जैसा शुभ मुहूर्त और आपको कब मिलेगा? हमारा 13th बर्थडे है, इसलिए आप प्लीज सब्सक्राइब करें न्यूज लॉन्ड्री को। आपको 1300 का डिस्काउंट भी मिलेगा इसमें एज अ बर्थडे ट्रीट। So do subscribe to News Laundry, support independent media, and see you next week.